नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा में और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ है और वो ये हुआ है कि एक तरफ जहां नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से एक बयान सामने आया था जब कतर के दोहा पर अटैक किया गया था, हमास के लोगों पर अटैक किया गया था। वो बातचीत करने की प्लानिंग कर रहे थे लेकिन वहां पर अटैक हुआ और उसके बाद हमने देखा कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज एक हो गए। लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि हम हमारे दुश्मन को हर उस जगह घुसकर मारेंगे और एक बार नहीं, दोबारा, तीबारा, चौबारा मारेंगे। मतलब बार बार ऐसा कोई करेगा तो हम मारेंगे ही मारेंगे। लेकिन इसके बाद डेवलपमेंट यह हुआ कि ट्रंप के पास पहुंचे और एक फोन कॉल वहां से जाता है, कहां, कतर के प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री से बातचीत करते हैं। नेतन्याहू कहते हैं सॉरी। तो सॉरी के मायने क्या हैं, इसी चीज को समझना चाहते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, ये सॉरी काम कर गया क्या? कतर को पसंद आया या सऊदी को पसंद आया, अरब को पसंद आया? और देखिए, मुझे लगता है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कतर के आमिर को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि जो हमने दोहा में अटैक किया था हम उसके लिए एक तरह से माफ़ी चाहते हैं और वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थी। लेकिन जो लगता है कि क्या इजराइल अपने खुद से ये बात कहेगा, क्योंकि इजराइल ने कतर को काफ़ी लंबे समय तक ये कहा है कि दिस कंट्री इज़ हार्बरिंग द टेररिस्ट, यानी कि ये मुल्क जो है आतंकवादियों की पनाह गाह है। ये इजराइल ने पिछले 2 साल में, ये उनके प्राइम मिनिस्टर का भी बयान है। और एक आपको मैं बयान याद दिलाना चाहूँगा, पिछले साल का है यूएन असेंबली का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग हमास को पनाह देते हैं वो संभल जाएं। इज़राइल के जो निशाने पर पूरा मिडिल ईस्ट है और इज़राइल पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी अटैक कर सकता है। ये मैं पिछले साल के यूएन असेंबली के भाषण की जिक्र कर रहा हूँ जो नेतन्याहू ने बात कही थी। ठीक है। अब होता क्या है कि अब होता ये है कि पॉलिटिकल ब्यूरो का ऑफिस है हमास का, सारी दुनिया जानती है। हमास को पॉलिटिकली सपोर्ट करता है कतर, ये भी बात जानती है, पूरी दुनिया जानती है। और हमास जब वहाँ पर सत्ता में था गज़ा में, तब भी काफ़ी $बिलियन की एड मिलती थी कतर से। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो इज़राइल पहले से आलोचना करता रहा है कतर की। तो जब ये अटैक किया लास्ट में जो रिजल्ट आया, जो अटैक हुआ, वो ये हुआ कि इज़राइल की एयरफोर्स ने दोहा में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के ऑफिस पर अटैक किया। तो इस अटैक के बाद कतर ने कहा कि मेरे एज ए कंट्री हम आज़ाद मुल्क है और इज़राइल का जो हमला है ये जेनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन है। उसके बाद अमेरिका ने कुछ ढूल मूल बातें कही कि भाई मुझे पता था, नहीं पता था, कुछ क्या बात, इस तरह की बातें, भरोसा दिया आगे से नहीं हुआ। लेकिन आज ये जो फिर ये कल जो फ़ोन कॉल हुई, इस फ़ोन कॉल के बाद लगता है कि क्या इज़राइल ने खुद से फ़ोन किया, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने, या फिर ये मसला कुछ और है। दरअसल ये मामला मुझे जो लगता है कि अमेरिका अपना गाज़ा प्लान को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो मिडिल ईस्ट में उसको जो सपोर्ट चाहिए, सऊदी अरब से चाहिए, कतर से चाहिए और जॉर्डन से चाहिए, तो वो सपोर्ट चाहता है ताकि जो अमेरिका के गाज़ा प्लान को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और यही वजह है कि थोड़ा सा इजराइल को ये समझाया गया है कि भाई सॉरी बोल दो, काम बन जाएगा। सॉरी बोल दो, काम बन जाएगा। लेकिन सॉरी से काम बन रहा है क्या? और ये सॉरी जो है, ये सॉरी तो नेतन्याहू पहले भी बोल सकते थे। खैर, ट्रंप के समझाने के बाद हो सकता है कि ट्रंप बड़े भैया हैं तो बड़े भैया ने समझा दिया तो नेतन्याहू ने सॉरी बोल दिया, ठीक है। लेकिन बाकियों को ये कितना पसंद आ रहा है? और सॉरी के लिए ही जो इमरजेंसी अरब इस्लामिक समिट हुआ था, इस सॉरी को सुनने के लिए हुआ था क्या? और इसके अलावा कतर ये भी तो कह रहा है कि आपने सॉरी बोला, ठीक है, लेकिन हम मध्यस्थता भी करने के लिए तैयार हैं एक बार फिर से हमास से, और दूसरा कि जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। और यहाँ पर ये जो बात कही गई है, ये बात बहुत ज़्यादा उलझाने वाली इसलिए है क्योंकि वो हमास के लोग थे और हमास के लोगों को मारने पर इजराइल ही मुआवजा दे। क्या ऐसा होगा? देखिए, मुआवजा तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल को कंपनसेशन देने वाला है। रही बात आपकी उस बात की जो आपने कही कि कतर पर जब अटैक हुआ तो तमाम मुस्लिम मुल्कों को बुलाया गया, जिसमें पाकिस्तान सबसे पहले पहुंचा। और अब जो है जैसे ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन कॉल किया
तो देखिए, इस फ़ोन कॉल को, ये फ़ोन कॉल तो अमेरिका ने कराई है। तो इस वो फ़ोन साफ को, नज़र आ रहा हाँ, वो साफ नज़र आता है। तो ये जो जितने भी अ, आप ये कहें कि और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, जितने मुस्लिम कंट्रीज जितने भी आपस में बात करें, कहीं ना कहीं अमेरिका के पेज पे ही है लास्ट में। तो मुझे नहीं लगता कि इस फ़ोन कॉल के बाद कतर का रवैया कुछ सख्त होगा। कतर थोड़ा सा, कतर का जो एक इमेज सेविंग है, जैसे फेस सेविंग बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो ये फेस सेविंग कराने की कोशिश है। इसराइल को बोला कि भाई तुम बोल दो कुछ, फेस सेविंग हो जाएगी। तो ये ऐसा ही मसला लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, उनकी तरफ से एक्सपर्ट पोस्ट जो किया गया, आई एम वेलकमिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प प्लान अबाउट गाजा, उन्होंने ये लिखा है बिल्कुल, वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प्स 20-point प्लान टू एंश्योर एन एंड टू द वॉर इन गाजा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मतलब ये मुझे लगता है कि ट्रम्प जैसे ही पोस्ट करते हैं उसके बाद तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का ही जवाब आता है कि वी आर विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये तो उसी लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, ट्रम्प का जो प्लान है वो व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक इसलिए नहीं है क्योंकि जो उसमें कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन के लोगों की नुमाइंदगी की जो बात है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो बात है, जो सालों से 70 सालों से जो बार बार सवाल पूछा जाता था, वो यही सवाल था। अब अचानक से एक कोई फ़िलिस्तीन अथॉरिटी जो वहाँ पे वेस्ट बैंक में काम करती है, उससे भी बहुत ही हल्की, माइल्ड, और उसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी होंगे या लोग भी होंगे, उनके लीडर्स भी होंगे, एक ऐसी अथॉरिटी को वहाँ पे नाफिज करना, तो मुझे नहीं लगता कि फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं, जो गाज़ा के लोग हैं, उनके किसी भी तरह के उस तरह के अधिकारों का रिप्रेजेंटेशन करेगी। ये बात हो सकती है कि काफ़ी रीबिल्डिंग में मदद मिले, काफ़ी लोगों को एड भी मिले, सपोर्ट मिले जो वहाँ की आवाम है फ़िलिस्तीन की, लेकिन इस तरह की कमेटी सस्टेनेबल नहीं होगी क्योंकि हमास का इन्फ्लुएंस सोसाइटी में, और जो नए जनरेशन है जिन्होंने सिर्फ खून खराबा देखा है गज़ा के, वो तो सीधे ही जब 10-12 साल के होते हैं तो हमास में ही जाते हैं। तो वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं। तो अब ये उम्मीद करना, ये तवक्को करना कि हमास बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा उस सोसाइटी से जिसने करीब 70 सालों से खून खराबा देखा है, मुश्किल है। ट्रम्प इसमें अरब को, अब पाकिस्तान भी साथ में खड़ा ही हुआ है, मुस्लिम मुल्कों को, कुछ मुस्लिम मुल्क कुछ अरब मुल्कों को साथ में ले रहे हैं। ये अरब मुल्क वही हैं जो अभी कुछ दिनों पहले तक इस्लामिक अरब समिट जो हुआ था इमरजेंसी वाला, उसमें बड़ी इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, फिलिस्तीन में बहुत गलत हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। तो ये जेनोसाइड रोकने के लिए जो प्लान है, इसके लिए अरब मुल्क तैयार कैसे हो जा रहे हैं? सऊदी अरब ने सपोर्ट कर दिया, या यूएई ने सपोर्ट कर दिया, जॉर्डन ने सपोर्ट कर दिया, पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया, ईरान, यमन, ये तो नाराज चल रहे हैं, बौखला गए हैं। नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, सऊदी अरब और जॉर्डन, और ख़ासतौर पर जॉर्डन की अगर मैं बात करूं, जॉर्डन की पूरी सीमा भी वहां पर लगती है, और यरूशलेम में जो अल अक्सा मस्जिद है उसका जो गवर्नेंस है वो भी जॉर्डन के पास है। तो जॉर्डन और इजिप्ट के लिए बहुत मुश्किल होगा उस इलाके में एक तरह से एक ऐसी आबादी को नियंत्रित करना अमेरिका के द्वारा या कुछ इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा। तो वो एक कहीं ना कहीं जो वहाँ की आवाम है, जॉर्डन की आवाम है, जो सहानुभूति रखती है फ़िलिस्तीन के मुद्दे को लेके, या जो इजिप्ट के जो लोग हैं, सब लोगों की कहीं ना कहीं ये जज्बात होते हैं कि भाई फ़िलिस्तीन एज ए कंट्री बने। तो ये कहीं ना कहीं उसको धक्का पहुंचेगा, क्योंकि देखिए, लेकिन ये सपोर्ट कर रहे हैं ना सर, नहीं ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये जॉर्डन सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, यूएई सपोर्ट, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये सहानुभूति का पहलू एक तरफ कि दर्द है, तकलीफ है, लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही कि अरब कंट्रीज़ का नज़रिया बाकी चीज़ों को देखने का अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है अमेरिका के साथ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे अभी आप बयान सपोर्ट में देख सकते हैं, जो आपने बात कही, चाहे पाकिस्तान ने सपोर्ट किया हो, किसी ने भी किया हो, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जब बातचीत होगी, जब सारी पार्टी, ऑल पार्टी बैठेंगी, तो मुझे लगता है कि जॉर्डन के लिए, इजिप्ट के लिए ये अपनी आवाम को समझाना बहुत मुश्किल होगा कि हमने गज़ा को, कहाँ हम फ़िलिस्तीन एज ए कंट्री बनाने निकले थे, फ़िलिस्तीन एज ए नेशन बनाने निकले थे, और कहाँ हमने गज़ा को एक
सेमी ऑटोनोमस कंट्रोल्ड स्टेट बना दिया। तो मुझे लगता है कि ये अभी सपोर्ट कर सकते हैं युद्ध ख़त्म करने के लिए, लेकिन उसमें भी बंधकों की रिहाई का मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि हमास की तरफ से अभी कोई गारंटी नहीं मिली है कि बंधक छोड़े जाएंगे। और अगर बंधक छोड़े नहीं गए, जो 10 बंधक हैं हमास के पास, तो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। हम यमन के हूती कह रहे हैं ये ट्रंप एक बड़ी साजिश रच रहे हैं और इस साजिश में सऊदी और कुछ मुस्लिम मुल्क जो हैं, मतलब अरब और कुछ मुस्लिम मुल्क इसमें शामिल हैं इस पूरी साजिश में। दूसरी तरफ ईरान भी कह रहा है कि ये जो आप कर रहे हो ये इसमें कुछ न कुछ बू आ रही, कोई साजिश की बू आ रही है। बिल्कुल, ईरान और यमन के जो हुतीस हैं वो तो एक ही पेज पर हैं, तो वो तो इसकी आलोचना करेंगे ही। सऊदी और कतर और मिस्र और जॉर्डन को मजबूरी में ट्रंप के इस प्लान को सपोर्ट करना पड़ेगा, वो एक बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये है कि बंधक रिहा होंगे नहीं, क्योंकि इज़राइल के लिए जो डोमेस्टिक उनकी कंपल्शन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बगैर इज़राइल के 10 होस्टेज के इस प्लान को लागू करना और फिर नेतन्याहू को ये जवाब देना इज़राइल की आवाम को या जनता को कि हम बंधक छुड़ा के नहीं ला पाए और फिर हमें गाज़ा को रीबिल्ड करना पड़ रहा है। यानी कि एक तरह से पहले तो उन्होंने बर्बाद किया गाज़ा को और फिर गाज़ा को फिर बनाना भी है पूरी उस कमेटी को। तो बिना बंधकों के रिहाई के ये प्लान को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और इस बीच ईरान की तरफ से एक सांसद ने तो इतनी तीखी टिप्पणी की है कि जिसके बारे में क्या ही कहा जाए। वो कह रहे हैं कि ये तो वैसा ही है जैसे किसी ने रेप की घटना को अंजाम दिया उसके बाद सॉरी बोल रहा हो। तो क्या आप इसको इस पर उत्साह जता सकते हो क्या? अब्बास अराक्ची जो हैं उनकी तरफ से भी आया है, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, कहा कि ये जो माफ़ी मांगी गई है ये देर से माफ़ी मांगी गई है और ये पर्याप्त नहीं है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। और क्षेत्रीय शांति के लिए ख़तरा भी वो बता रहे हैं ये सब पूरे घटनाक्रम को। ऐसे में आने वाले दिनों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा क्या? हमास क्या हथियार रख देगा और पीछे हट जाएगा? क्योंकि एक प्लान ये भी है कि हमास को ही नहीं छोड़ना होगा बंधकों को, बल्कि इजराइल भी जिनको आजीवन कारावास की सजा मिली बाद में छोड़ेंगे। हाँ, वो बाद में छोड़ेंगे। तो ये प्लान तो है, लेकिन 72 घंटे का वक्त दिया गया है और इस बीच हमास का ये कहना है कि हमारे पास कागज़ पर कुछ भी नहीं आया। तो अब कागज़ पर कब पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, क्या इसके अंदर की चीज़ें हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चर्चा कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। बहुत धन्यवाद।